नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। शुरुआत करते हैं हरियाणा विशेष की। किसान आंदोलन को 40 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और अब लड़ाई कानून में संशोधन और कानून वापसी पर आ चुकी है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो कानून वापसी से कम पर मानने वाले नहीं हैं और किसान 26 जनवरी पर परेड की पूरी तैयारी कर चुके हैं। 7 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा, तो वहीं राज्य सरकार अब अन्य राज्यों के किसानों से राय मशवरा करने की तैयारी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तीन नए कृषि कानूनों को रद्द कराने के मुद्दे पर किसान और सरकार के बीच का गतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। सोमवार को विज्ञान भवन में हुई 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब एक बार फिर दोनों पक्ष 8 जनवरी को आमने सामने होंगे। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही एमएसपी की गारंटी का नया कानून बनाने की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार ने किसानों से एमएसपी पर मंथन करने को कहा, लेकिन बात नहीं बन पाई। हमारे पास एक ही रास्ता है, आंदोलन को और गहरा करें, संघर्ष को और व्यापक करें। 1 तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है, इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है, वहां रेवासन से पलवल की तरफ, तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। कड़ाके की ठंड और बारिश में भी किसानों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भारी संख्या में बुजुर्ग भी शामिल हैं। बारिश और कड़ाके की ठंड में बुजुर्ग किसान बॉर्डर पर चट्टान की तरह डटे हुए हैं। लगातार दिल्ली में हो रही बारिश और ठंड की वजह से किसान अपने अलग अलग तरीके से इससे बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हर तरफ टेंट को सजाते हुए, संवारते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पे ये टेंट है छोटा सा, और यहाँ पे ट्रॉली में लोग बैठकर रात गुजारी है। आप देखेंगे अंदर का नज़ारा। इसी के अंदर आज सड़कों पे जहाँ पानी पूरा बहता नजर आ रहा था, लेकिन मजबूरी है कि ये लोग जाएं तो जाए कहाँ, क्योंकि आंदोलनकारी हैं और इसीलिए इस तरह के टेंट में इस तरह लेटे हुए लेट कर आराम करते नजर आ रहे हैं। वीर जी, बारिश हो रही है फिर भी आप लोग इसी तरह गीले में ही हैं? गीले तो है, मुश्किल बहुत है। जी, पानी बस किसानों के लिए तो बढ़िया है ना ये बारिश? किसानों के लिए ऐसा है, जो देखो असी दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, बारिश हो रही है, साढ़े कणਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਤੋੜਤੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ बुरा हाल होगा ਉਹਦਾ। चलिए, सब्र थोड़ा तो बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पे तमाम तरह से लोग हैं किसान, और देखेंगे किस हिसाब से कि बारिश में आप देखेंगे टेंट को, इसी टेंट में जो जमीनों पे बिस्तरा गीला है, फिर भी ये बुजुर्ग किसान इसी टेंट में अपने आप को बचाकर और अंदर आराम करते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि बारिश हो, तूफान हो, ठंड हो या फिर आग हो, इनको हिलाने वाला नहीं, ये अड़िग है किसान। ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होता तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन बात बनती अभी तक नजर नहीं आ रही। सरकार अपने संशोधन वाले स्टैंड पर कायम है, तो बॉर्डर पर किसानों का रुख भी एकदम साफ है कि वो ऐसे ही मजबूत इरादों के साथ डटे रहेंगे जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती। पहले तो ये समझने की लोड़ है कि जो अब की सरकार है, फांसीवादी सरकार है। फांसीवादी कभी भी जल्दी झुकने वाला नहीं। सरकार अड़ेगी, ये देखती है कि किसान कितना टाइम बैठते हैं। लगातार सरकार मीटिंग दे रही है, हम भी मीटिंग में जा रहे हैं। सरकार को ये प्रॉब्लम है कि जे आप एक मांग मान ले, जो कारपोरेट घराने हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मानेगी जरूर, समय लगेगा। जितना टाइम मोदी सरकार ने लगाना लगा ले। हम 6 महीने के लिए आए हैं, 6 महीने के आगे वाली राजनीति देखेंगे। नहीं है ये जिन्ना चिर कानून
बिल्कुल कानून ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਖਾਰਜ नहीं होंगे उन्हें चਿਰ वापस नहीं जाएंगे। यस है नो? यस और नो। सरकार तो कह रही है नो और हम कह रहे हैं यस। भाई यस हमारी तरफ तो है, हम तो आराम से बैठे हैं, सरकार अड़े हुई है, किसान तो तैयार है, कानूनों को रद्द कर दो और हम अपने घर चले जाएंगे बस। किसानों के आंदोलन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। बारिश के बावजूद महिलाओं के हौसले में कोई कमी नहीं दिख रही और वो नए कृषि कानूनों का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही हैं। अरे जी, सबसे पहले तो तकलीफें सरकार ने बहुत सारी तकलीफें दी हैं, हम उनका सामना करके यहाँ डटे हुए थे। ऊपर से भगवान भी किसानों के पीछे पड़े हुए हैं। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, हमारे टेंट टपक रहे हैं, रजाई बिस्तर जो थे हमारे पास वो भी भीग चुके थे। तो कुछ भाई जो हैं हमारे जो निर्दयी नहीं है सरकार की तरह, वो लोग कंबल रजाइयाँ यहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भाइयों की दुकानें यहाँ थी, उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनको दुकानों पे सुलाया जाए ताकि वो बीमार होने से बचें। बारिश भी आई है, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, सरकार भी तकलीफें दे रही हैं, लेकिन हम मोर्चे पे फिर भी डटे हुए हैं। ये ना लगे कि हम औरतें उनका साथ नहीं दे रही या भगवान भी हमारे खिलाफ है, सरकार भी हमारे खिलाफ है। हम इनके 50% कहते हैं ना बेस्ट हाफ, तो हम बेस्ट हाफ का परफॉर्मेंस यहाँ कर रहे हैं। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप जो ये काले कानून लेके आए हो सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लिए, आप उन्हें वापस लीजिए और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप में थोड़ी सी संवेदना बची होगी और आप इन्हें वापस लेंगे और लोगों का उद्धार करेंगे, है ना। वहीं अगर बात हरियाणा की करें तो कई जिलों में केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। पंचकुला में 12 दिन से लगातार चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसान डटे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है, कानून की वापसी। जाहिर है प्रदेश के जिलों से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने उम्मीद जताई है कि 8 जनवरी को होने वाली बैठक में हल निकल सकता है, लेकिन किसानों के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है मानो किसान लड़ाई और बड़े स्तर पर करने की तैयारी में हैं और आंदोलन को भी लंबा खींचने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं किसान आंदोलन के बीच प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम में बोहरा धर्मशाला में पहुंचे और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल ने कृषि क्षेत्र में कई योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से शुरू किया है। अब उस इलाके का काम भी हम करेंगे। और भाई जनवरी के जो किसान भाई हैं, फरवरी में आपका जो कपास खराब हुई थी उसका मुआवजा दिला देंगे। सरकार की जिम्मेवारी है आपके प्रति, और फसल खराब होती है तो आपकी नहीं होती, हरियाणा सरकार की होती है। आपको घाटा नहीं होने देंगे। गरीब आदमी जितने भी हैं, गरीबों के लिए समर्पित है हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। गरीब के लिए जो कार्ड और बनवाएंगे, इससे उनका इलाज 5 लाख रुपए तक का परिवार का होता है, वो ठीक बने। बीपीएल के लिए अलग से कैंप लगवाओगे और वृद्धावस्था पर पेंशन, बुढ़ापा पेंशन की यहाँ स्टाफ भेजूंगा, वो करवाऊंगा। आप लोग, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। कुछ आदमी परेशान है हमेशा, हमारे से 90% जनता खुश है। परेशान कौन है भाई? जो नकली डिग्री लाके अपने अनपढ़ बालका ने नौकरी लगवा लिया करते, उन्हें स्वाद इस सरकार में नहीं आ रहा। ऐसा है यहाँ पर जो अपने नालायक बालका ने नकली डिग्री ला के वो जो ये काम किया करते, उन आदमियों को छोड़ के को थाना तहसील करते थे, बिजली के छापे मरवाते थे, गरीबों का शोषण करते थे, वो जमाना गया। लोहारों में नवाबी शासन चला गया भाई। अपने देश तो आजाद 1947 में हुआ था और धीरे धीरे करके आप लोगों ने नवाबी शासन तोड़ दिया है। अब यहाँ पर गरीब आदमी को किसी से करने की जरूरत नहीं है। कानूनी हक आपको कहीं भी हो, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे कमेटी का दफ्तर हो, बिना मांगे मिलेगा आपको। किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। आपका हक का, आपका रुखवाड़ा, आपका चौकीदार में बैठा हूँ। नहरों में पूरा पानी आ रहा है, बिजली के काम जोरदार ढंग से चल रहे हैं, सड़कों के काम जोरदार ढंग से चल रहे हैं। और वहीं पंचकुला के नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों ने शपथ ले ली है। सेक्टर 1 शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बीजेपी के सिंबल पर जीतकर मेयर बने कुलभूषण गोयल ने शपथ ली
और उनके साथ ही सभी 20 पार्षदों ने भी शपथ ली है। समारोह के बाद विधानसभा स्पीकर पंचकुला से तो सभी 20 पार्षदों ने शपथ ली है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मेयर के साथ पार्षदों ने पंचकुला में शपथ ली है। विधानसभा स्पीकर और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने बीजेपी को जितवाने के लिए लोगों का धन्यवाद किया और साथ ही कहा कि अब नई टीम के साथ मिलकर पंचकुला के विकास को भी नई गति देंगे। मैं सबसे पहले तो पंचकुला के नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से इस नगर निगम के अंदर विजय दिलाई है। और आज मैं समझता हूं कि मैं सबसे ज़्यादा खुशी आदमी हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि पहले मुझे पंचकुला के विकास के लिए मैं अकेला था, अब 21 साथी और मिल गए हैं। पंचकुला के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, पंचकुला को नई ऊंचाइयां देने के लिए हम सब मिलकर के 21+1 22 लोग पंचकुला की तरक्की के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान सब मिलकर के करेंगे। और वहीं कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक और खुशखबरी सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 10 दिन के बाद रोल आउट हो सकती है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन को DCGI ने 3 जनवरी रविवार को मंजूरी दी थी और इस लिहाज से 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि देश में 4 प्राथमिक वैक्सीन स्टोर मौजूद हैं और ये स्टोर करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में है। इसके बाद देश 37 वैक्सीन केंद्र हैं, यहाँ वैक्सीन स्टोर किया जाएगा और फिर यहां से वैक्सीन को बल्क में जिला स्तर में भेजा जाएगा। जिला स्तर पर इन वैक्सीन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फ्रीजर डब्बों में भेजा जाएगा, जहां पर इस वैक्सीन को अंतिम रूप से लोगों को लगाया जाएगा। वहीं प्रदेश में अब स्वास्थ्य विभाग लोगों को टीके लगवाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। हरियाणा में पंचकुला के बाद गुरुग्राम और भिवानी में 7 जनवरी को ड्राई रन चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अच्छी बात यह है कि नए साल के पहले ही सप्ताह में ड्राई रन किया जा रहा है, जिसमें 75 हेल्थ वर्कर्स को डमी मरीज के लिए तैयार किया गया है। इस दौरान वैक्सीन के भंडारण, उसकी ढुलाई का इंतजाम, वैक्सीनेशन स्थल पर भीड़ प्रबंधन, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड पोर्टल पर संबंधित डाटा अपलोड करना, टीका लगाने के बाद किसी की हालत बिगड़ने पर इंतजाम को परखा जाएगा। वैक्सीनेशन का काम बिना किसी रुकावट के समय पर पूरा किया जा सके, इसके लिए ड्राई रन में उस प्रक्रिया की प्रैक्टिस की जाएगी। इसके वैक्सीनेशन प्रक्रिया के विभिन्न कामों के लिए टीमों का गठन, डमी लाभार्थी का डाटा अपलोड करना, सेशन साइट बनाना, वैक्सीन आवंटन, टीकाकारों और लाभार्थियों को टीकाकरण जानकारी प्रदान करना शामिल हैं, जिसका मकसद टीकाकरण के दौरान बिना गलती के समय पर वैक्सीन लगाई जाए। हम आपको ये देखिए 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं गुरुग्राम और भिवानी की, जहां पर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है कोवैक्सीन के ड्राई रन की। और विश्व भर में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में फरीदाबाद भी अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जिस सिरिंज की जरूरत पड़ेगी, उसका फरीदाबाद की कंपनी हिंदुस्तान सिरिंज में युद्ध स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। रोजाना 24 लाख सिरिंज का उत्पादन लगातार 3 शिफ्ट में किया जा रहा है। ये सिरिंज किस तरह की होगी, कितने ml का लगेगा कोरोना का टीका, हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के बीच में अब कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और पूरे देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगने के लिए तैयार है। और ऐसे में इतने बड़े टीकाकरण अभियान में फरीदाबाद भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जब कोरोना की वैक्सीन लगेंगी पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को, तो उसमें फरीदाबाद की भूमिका होगी। वो होगी जो वैक्सीन है उसको जिस सिरिंज से लगाई जाएगी, वो सिरिंज फरीदाबाद में हिंदुस्तान सिरिंज कंपनी में बनाई जा रही हैं और हम उसी कंपनी के अंदर हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सामने बॉक्स, ये कोजेक साइलेंज
ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इनमें वही सिरिंज हैं जो कोरोना की वैक्सीन जिनसे लगेंगी। 0.5 ml की ये सिरिंज बनाई जा रही है इस कंपनी में और बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। ये जो आप तमाम जो बॉक्स यहाँ देख रहे हैं वो ये डिस्पो वैन सिरिंज के हैं और ये तमाम जो तैयारी पूरी तरह से इस इतने बड़े टीकाकरण अभियान को लेकर फरीदाबाद में की जा रही है। हमारे साथ में हिंदुस्तान सिरिंज कंपनी के सीनियर चीफ जनरल मैनेजर प्रदीप सरीन साहब हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कितने तैयार हैं हम? बिल्कुल तैयारी है जी हमारी। बेसिकली एडी सिरिंजेस जो 0.5 की यूज़ होनी है कोरोना वायरस के इंजेक्शन के लिए, कि हम लोग 1 लाख पीस पर जो है घंटे के हिसाब से यहाँ बना रहे हैं और 24 घंटे काम चल रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने पिछले महीने भी जो है 6 करोड़ पीस सप्लाई किए हैं दिसंबर में, और इस महीने के अंदर में भी हम लोग काफ़ी माल सप्लाई करेंगे और कोई भी ऐसी शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इंडिया के अंदर में। सरीन साहब, डिमांड और सप्लाई की बात करें, चूँकि इतना बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है, तो क्या लगता है सप्लाई में और डिमांड में कोई फ़र्क आएगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि टीकाकरण में भी समय लगता है और फेज़ मैनर के अंदर टीकाकरण होना है। पहले जैसे कि 30 करोड़ का जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसमें 1 करोड़ डॉक्टर्स को लगना है और 2 करोड़ जो है बाकी फ्रंट लाइन ऑफिसर्स को लगना है। बाकी 27 करोड़ जो है बेसिकली 60 साल से ऊपर लोगों को जो लगाना है वो फेज़ मैनर में ही होगा। लेकिन जब तक जो है फेज़ मैनर में गवर्नमेंट तैयार करेगी तब तक ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास पूरी ऑर्डर्स की है तैयारी, और हमारी भी तैयारी है कि ताकि कोई भी किसी भी आदमी को सिरिंज की दिक्कत ना आए किसी भी तरीके। सरीन साहब, हम इस बीच में वो सिरिंज भी देखना चाहेंगे जो वैक्सीन जिससे लगनी है, किस तरह से है, ये कितने ml की है? देखिए, सिरिंज जो है ये 0.5 ml की है जो कि नॉर्मल इम्यूनाइजेशन में भी काम आती है। लेकिन ये सिरिंज जो है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन भी जो है ये इंडिया के अंदर में 0.5 इम्यूनाइजेशन के लिए लगानी है। इसके अंदर में इसकी खासियत यही है कि ये आपने सिरिंज भरी और उसके बाद में आपने इसका एयर निकाला और जब आपने इसको लगा दिया इंजेक्शन, तो उसके बाद में क्या है इसका कि इसके अंदर में जो लॉक आपको क्लिक की आवाज़ सुनाई दी, इस लॉक से जो है ये क्लिक लॉक हो गया। अब लॉक होने के बाद कल को कोई आदमी अगर गलत तरीके से इसको माल करने की कोशिश भी करता है तो ये जब आप पुल करोगे तो टूट जाती है। तो इसलिए ये दो तरफ से सेफ है, एक तो लॉक हो गया और कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो ये टूट जाएगी। बिल्कुल, आप देखिए इंडिया न्यूज पर साफ तौर से एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें देख रहे हैं कि जो वैक्सीन में काम आने वाली सिरिंज है 0.5 ml की, वो किस तरह की सिरिंज होगी और बाकी जो नॉर्मल सिरिंज है उनसे अलग कैसे है, और उसी को सरीन साहब लगातार बता रहे हैं हमें। जी सरीन साहब, नॉर्मल सिरिंज जो है बेसिकली है तो वो भी सिंगल यूज सिरिंज, लेकिन क्या कल को कोई गलती से उसको इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। इस केस के अंदर में क्या है, जब ये सिरिंज लॉक हो जाती है और लॉक होने के बाद कल को कोई गलती से इसको या जान के इसको पुल करता है निकाल भरने के लिए दोबारा, तो ये प्लंजर टूट जाता है इस तरीके से और ये फिर बिल्कुल सेफ है। आप इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते और निडल का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि निडल जो है इसके ऊपर में फिक्स्ड है, ये कोई निकाल नहीं सकता इसके अंदर में, तो इसलिए बिल्कुल सेफ है। अब ये लॉक हो चुकी है, ये लॉक होने के बाद ये टूट चुका है प्लंजर, आप इसको भर ही नहीं सकते और निडल जो है इसमें फिक्स है। फिक्स होने के कारण निडल को इस्तेमाल करने के लिए कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए ये बच्चों के लिए भी और जो कोरोना के हमारे जो लोग हैं उनके पेशेंट्स को भी देने के लिए अगर वैक्सीन इस्तेमाल होगी तो बिल्कुल सेफ है, कोई आदमी इससे दूसरे से इन्फेक्ट नहीं हो सकता। इसका सिरिंज का कोई अलग से कोई नाम है? इसका सिरिंज का नाम कोजैक सिरिंज हमने अपना ब्रांड रखा हुआ है, बाकी इसको ऑटो डिसेबल सिरिंज बोला जाता है। नॉर्मल सिरिंज को जो है सिंगल यूज सिरिंज बोला जाता है। दोनों में फ़र्क यही है, वो हमारा डिस्पोमैन के ब्रांड से नाम बिकता है सबसे ज़्यादा, और ये जो है कोजैक सिरिंज जो है ये हमारा बाकी जो है एडी सिरिंजेस जो है डिफरेंट साइज़ में बनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में 0.1 और 0.5 ही जाने वाला है। तो कितनी उत्पादन आपकी तरफ से इनका किया जा रहा है फिलहाल? देखिए 0.1 0.5 जो है ये जो एडी सिरिंज है बेसिकली जो इम्यूनाइजेशन में यूज़ होनी है ये कोविड वैक्सीन के लिए, ये हम 1 लाख पीस पर घंटे के हिसाब से बनाते हैं। अदरवाइज देखा जाए मतलब यानी कि 24 लाख हो गया एक दिन के अंदर में, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो हम 70-80 लाख पीस पर डे के हिसाब से डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट सिरिंजेस बनाते हैं एक दिन के अंदर में, जो कि पूरी इंडिया में सप्लाई होती है और एक्सपोर्ट भी होता है। अगर सरकार को जरूरत पड़ी आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा जाए तो आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसके लिए प्लान आउट कर रखा हुआ है। और ये आप साफ तौर से देखिए ये वही सिरिंज है जो वैक्सीन जिनसे लगनी है, और ये इसी तरह से इन बॉक्स में पैक किया गया है इनको, और बड़े कार्टून बॉक्स में अब पैक करके इनकी सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। और देखिए साफ तौर से आप देख सकते हैं सरीन साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, और जिस तरह से अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर सरकार की तरफ से उन्हें और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और वहीं देश भर में कोरोना के बाद बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप मच गया है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल समेत हरियाणा में भी बर्ड फ्लू के चलते मुर्गियों की मौत हो रही है। मुर्गी पालन उद्योग से जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू के चलते चिकन की डिमांड में भारी कमी आ जाएगी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते पहले ही मुर्गी पालन उद्योग को काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों की आप देख रहे हैं, जहां पर अब
कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है, जिसके चलते जो लोग मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, व्यापार को लेकर भी घाटे के संकेत यहां पर साफ दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ लोगों के लिए भी चिंता का विषय। और अभी कोरोना महामारी से देश ठीक से संभला भी नहीं है कि एक और नई मुसीबत की सुगबुगाहट सरकार और लोगों को डराने लगी है। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं पंचकुला के बरवाला इलाके में रहस्यमय तरीके से दम तोड़ने वाली लाखों मुर्गियों की। अचानक से मरने वाली मुर्गियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यमुनानगर के विभिन्न इलाकों में सैकड़ों मुर्गी फार्म है, लाखों मुर्गियां मौजूद हैं। पूरे प्रदेश में बर्ड फ्लू की अफवाह फैलती जा रही है, जिसके चलते पहले लॉकडाउन की मार झेल चुके मुर्गी पालन उद्योग से जुड़े लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डर का माहौल है। पंचकुला की वजह से थोड़ा रेट कम हुआ है, लोग डर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सब ठीक है, डॉक्टर समय समय पर आते रहते हैं, प्रिकॉशन करते रहते हैं, स्प्रे करते हैं, बार बार सैनिटाइज करते हैं। बाहर की लेबर को एंट्री नहीं, किसी को बंदे को नहीं आने देते। जो भी कोई गाड़ी आती है उसको सैनिटाइज किया जाता है। कुछ आजकल अफवाह बहुत फैल गई है बर्ड फ्लू की, तो कुछ है भी नहीं वैसे बर्ड फ्लू इतना कुछ, तो अभी रिपोर्ट भी नहीं आई पंचकुला से, तो इसलिए ज़्यादा असर पोल्ट्री फार्मर व्यापारियों को पड़ रहा है और पोल्ट्री फार्म मालिक को खुद ओनर को खुद पड़ रहा है। इस करके हम समय समय प्रिकॉशन दे रहे हैं यहाँ पे, बल्कि सुबह शेड में जाने से पहले अपने लेबर को सैनिटाइज करते हैं अच्छी तरह। उसके और वहीं हरियाणा में पिछले दिनों संपन्न हुई एचटेट परीक्षा के बाद अब रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। रिजल्ट के लिए ओएमआर शीट की स्कैनिंग की जा रही है। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी की निगरानी में स्कैनिंग की जा रही है। 3 फर्म्स परिणाम तैयार करेंगी, उसके बाद मिलान किया जाएगा। स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस और बोर्ड सिक्योरिटी पूरी तरह से तैनात है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि परिणाम को पारदर्शी तरीके से तैयार किया जा रहा है और किसी को भी पेपर माफिया के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। कि ओएमआर सीट्स की जांच के लिए अंदर एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, जहां पर पूरी प्रक्रिया, हालांकि हमने सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के दौरान दिखाया था कि किस तरह से जो अंदर जो हालात हैं, अंदर जो चीज़ चल रही है, उस चीज़ को दिखाया था। लेकिन अगर एक्चुअल तस्वीर दिखाई जाए कि किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर है, तो ये वो सुरक्षा घेरा बनाया गया है। यहाँ पर 1-4 की सुरक्षा की अगर बात करें, पूरी तरह से जो है तमाम चीज़ें यहाँ पर एक तरह से ब्लॉक की गई हैं। अंदर लोगों की एंट्री को पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है और जो लोग यहाँ पर जो है अंदर आ भी रहे हैं, वो लोग जो है कहीं ना कहीं उनकी एंट्री यहाँ पर की जा रही है। ये वो घेरा है, ये वो कक्ष है जहाँ पर अंदर जो है परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने की कवायद पूरी तरह से जारी है। हरियाणा पुलिस की तरफ से आप? जी सर, हरियाणा पुलिस की तरफ से कैसे हो रही है और कैसे सर, कोई भी यहाँ पे कोई भी आ रहा है, जो एजेंसी है जिसके लोग आ रहे हैं या फिर बोर्ड से संबंधित कोई भी कर्मचारी है, वो कोई आ रहा है, उसकी प्रॉपर हर तरह से अच्छी तरह से पूरी उसकी जांच करके फ़ोन को बिल्कुल बाहर ही रखवा रहे हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से उसको चेक करके, और तब फिर बिल्कुल ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा है या फिर कर्मचारी है बोर्ड का जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ये काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर उसी को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी तो है ही है, साथ में शिक्षा बोर्ड की तरफ से भी यहाँ पे अलग से सिक्योरिटी है और बिल्कुल पुलिस जवान लगाए गए, हाँ हाँ। आपका नाम? मेरा नवल है। जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी में जो है तैनात हैं और साफ तौर पर कहना है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं बाकायदा उनकी एंट्री की जा रही है, एंट्री के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है, ये इंश्योर करके कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो अधिकृत कर्मचारी या अधिकारी या फिर जो फर्म्स, जैसा मैंने बताया कि 3 फर्म से जो है रिजल्ट की जाँच करवाई जाएगी। पहली फर्म रिजल्ट तैयार करेगी, उसके बाद दूसरी फर्म उसको तैयार करेगी, देखेगी, तीसरी फर्म उसके बाद जाँच करेगी, तीनों का मिलान किया जाएगा। अगर किसी तरह से कोई मिसमैच मिलता है तो उसके बाद OMR सीट्स निकाली जाएंगी और उसके बाद उनकी दोबारा से जांच करके, मैनुअल जांच करके परीक्षा परिणाम उसको फाइनल किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर भावी अध्यापकों की परीक्षा हुई थी और उसके बाद अब परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने की कवायद तेज कर दी गई। और परीक्षा परिणाम अगर बात करें, अभी आपत्तियां मांगी गई हैं, 8 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। अगर किसी अभ्यर्थी को किसी तरह का कोई शक है, कोई संदेह है, तो अपनी OMR सीट्स निकलवा सकता है, लेकिन उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा। 8 तारीख तक जो है वो ऐसा आपत्तियां दर्ज करवा सकता है। उसके बाद परीक्षा परिणाम को पूरी तरह से फाइनल किया जाएगा। हालांकि जिन प्रश्नों में कोई त्रुटि लगती है, आंसर कीज विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा पहले ही डाल दी गई थी, जिन प्रश्नों में किसी तरह कोई त्रुटि लगती है तो उसका भी
कहीं न कहीं वो आपत्ति दर्ज करवाएगा। उसके बाद उसको भी अगर इस तरह की दिक्कत पेश आती है तो कृपांक भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ परीक्षा परिणाम को उसके बाद फाइनल किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।